हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, और जिसमें हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, और हमने कल ही आपको बताया था कि जो भी अकबर के द्वारा दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, बैटल लड़े गए, उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज की क्लास में हम उन्हीं दो बैटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे मुगल काल के दौरान। और इन युद्ध ने, इन बैटल्स ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। और साथ ही साथ हम जानेंगे हेमू और महाराणा प्रताप के असीम पराक्रम की क्या कहानी रही इन युद्ध में, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में, जो कि लड़ा गया 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। पहला युद्ध कब हुआ था? 30 साल पहले 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो उसी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध है, और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। इसके बाद एक और युद्ध होगा पानीपत का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो युद्ध है ये लड़ा गया हेमू और अकबर के बीच में, ऐसा कहा जाता है। बट अकबर, यहाँ पर केवल अकबर का नाम था इस युद्ध में। बाकी जो अकबर की तरफ से इस युद्ध को लड़ा, वो लड़ा अकबर के संरक्षक बैरम खान ने। क्योंकि जो अकबर की उम्र थी वो इस समय मात्र 14 साल थी, और इस उम्र में युद्ध लड़ पाना संभव नहीं था। इसलिए हेमू और बैरम खान के बीच में ये जो युद्ध है वो लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। और यहाँ पर जो हेमू हैं, हेमचंद विक्रमादित्य जिनका नाम था, बहुत ही एक साहसी ये शासक रहे। इनसे जो मुग़ल आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा डरती थी, और इनसे एक खौफ का माहौल था मुग़ल आर्मी में हेमू से, हेमचंद विक्रमादित्य। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में 22 बैटल लड़े और सभी इन्होंने जीते थे, और इसीलिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी, हेमचंद्र विक्रमादित्य इन्हें कहा जाता था। 22 बैटल लड़े और सभी बैटल इन्होंने जीते थे, इसीलिए एक खौफ का माहौल रहता था मुग़ल आर्मी में हेमू से रिलेटेड। और ये अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत में। अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमू। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अंतिम हिंदू शासक थे, और इनका ये मानना था कि हम जो भारत की पुरानी सभ्यता है उसी को यहाँ पर वापस करेंगे, वापस करके लाएंगे। और ये जो फॉरेन इन्वेडर हैं इनको हम यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए ये उसी यहाँ पर इन्होंने बैटल लड़े, और कई सारे बैटल इन्होंने जीते भी। और इन्होंने कई सारे जो फॉरेन इन्वेडर थे उनके छक्के इन्होंने छुड़ा दिए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, थोड़ी सी बैक स्टोरी जानते हैं इस युद्ध के बारे में, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी, क्योंकि पीछे से कुछ चीज़ें लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में पहले हम देखते हैं। तब हम इस युद्ध को, इस बैटल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो युद्ध लड़े गए थे, यानी शेरशाह सूरी का यहाँ पर शासन आता है कुछ दिनों तक मुग़ल वंश के दौरान। और उसके बाद जो 1540 में युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, तो उसके बाद क्या होता है, हुमायूं को यहाँ से भगा दिया जाता है, और शेरशाह सूरी यहाँ पर सूरी वंश की स्थापना करता है। जैसा कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो जब हुमायूं यहाँ से चला जाता है, उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन आता है। फिर कुछ दिन शेरशाह सूरी शासन करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है मुगल्स के लिए फिर से वापस होने की। और 1555 में जैसा हुमायूं पुनः यहाँ पर वापस आता है, और इस समय क्या होता है, शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो चुकी होती है, और उसके जो रिश्तेदार थे सभी में वो अपना जो भी उसने नॉर्थन इंडिया में जो भी कब्जा किया था वो सभी अपने रिश्तेदारों में बांट देता है। तो इस समय यानी 1556 के दौरान जो दिल्ली वाला एरिया था वो किसके पास था? वो था आदिल शाह सूरी के पास, जो कि रिश्तेदार था किसका? शेरशाह सूरी का रिश्तेदार था आदिल शाह सूरी। और यही इस समय इस दिल्ली के आसपास वाले एरिया में शासन कर रहा था। तो हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने 1555 में जो युद्ध लड़े थे, सरहिंद का युद्ध जिनमें मच्छीवाड़ा का युद्ध, उससे इसने मुग़ल डायनेस्टी को फिर से वापस किया। और जो दिल्ली यानी जो आगरा वाला एरिया थे वहाँ पर हुमायूं का फिर से कब्जा हो गया, फिर से यहाँ पर मुग़ल शासन आ गया। बट क्या था कि दिल्ली वाले एरिया को भी जीतना था, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मुग़ल्स के लिए जीतना, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो प्रभाव है वो कम हो गया था। और फिर इसी बीच क्या होता है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उस समय जो अकबर की उम्र थी वो मात्र 14 साल थी। तो अकबर भी इस युद्ध में लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसके संरक्षक बैरम खान ने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। अब क्या होता है कि आदिल शाह सूरी का जो कमांडर था वही था हेमू।
यानी हेमचंद विक्रमादित्य कमांडर थे आदिल शाह सूरी के शासनकाल में। और हम ये कह लें तो आदिल शाह सूरी का केवल यहाँ पर नाम था, पूरी तरीके से जो शासन करता था, जो आर्मी थी वो हेमू के अंडर में ही यहाँ पर पूरी आर्मी हुआ करती थी। और बहुत ही ज़्यादा विश्वास आदिल शाह सूरी करता था कमांडर हेमू पर, और हेमू की वजह से ही आसपास जो मुगल्स हैं वो वहाँ पर इतना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। और हेमू ने कई सारे बैटल्स यहाँ पर जीते। और अबुल फजल जो कि दरबारी कवि हैं अकबर के, वो भी इस युद्ध में थे, इस युद्ध के दौरान थे। और वो उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है उसमें काफ़ी प्रशंसा की है कि हेमू बहुत ही बहादुरी से वहाँ पर लड़े थे उस बैटल में। तो ये कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है, यानी हम ये कह लें कि एक प्रकार से सूरी वंश और मुगल्स और हेमू का भी यहाँ पर सपना था कि इन इन्वेडर्स को यहाँ से भगा दें, फिर हम पुनः अपनी भारत की सत्ता को स्थापित करें। तो इसीलिए हेमू और अकबर यानी बैरम खां के बीच ये युद्ध होता है, कहाँ पर? पानीपत में। और इस युद्ध में लगभग जो हेमू हैं वो पूरी तरीके से जीतने ही वाले थे, यानी ये हम कह लें कि जीत ही चुके थे पूरे इस युद्ध को। पानीपत के द्वितीय युद्ध को मुगल्स पूरी तरीके समझ चुके थे कि अब हमारी यहाँ पर हार निश्चित है, हम जीत यहाँ पर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बैरम खां के अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी अच्छा लीडर्स मुगल्स में नहीं था। अकबर की उम्र तो मात्र 14 साल ही थी, तो वो तो युद्ध लड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए पूरी तरीके से हार मुगल्स की यहाँ पर निश्चित थी। बट यहाँ पर किस्मत जो है वो हेमू का साथ नहीं देती, किस्मत पूरी तरीके से मुगल्स का साथ देती है। और अचानक यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आता है, जीतने के कुछ ही सेकंड्स पहले एक ऐसा मोमेंट आता है कि हेमू यहाँ पर हाथी पर बैठे होते हैं और अचानक से एक तीर आकर उनकी आँख में लगता है, यानी हेमू की आँख में एक तीर आकर लगता है और हेमू वहीं पर गिर पड़ते हैं। और जब कमांडर यानी जब लीडर ही वहाँ पर गिर पाता, पहले युद्ध में यही होता था, अगर लीडर की यहाँ पर हार हो गई तो पूरी तरीके से वो आर्मी भी वहाँ पर हार जाती थी। और इस प्रकार से हेमू की यहाँ पर हार हुई। बस बहुत ही बहादुरी से यहाँ पर हेमू लड़े, और ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था इस दौरान जिसने इस इतिहास को बदल दिया, वरना हेमू की जीत हो जाती और पुनः ही भारत में हिंदू शासन या पुरानी जो भारत की सभ्यता है वो यहाँ पर वापस आ जाती और मुगल्स का यहाँ से पतन हो जाता। बट ये जो इवेंट था वो हमने आपको बताया, और यही पूरा पानीपत का द्वितीय युद्ध था, और पूरी इसकी बैकग्राउंड की जो स्टोरी है वो भी हमने आपको बताई। तो ये एक बैटल था। अब जो अगला बैटल है उसके बारे में हम देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल रहा मेडाइवल हिस्ट्री का। 1576 ईस्वी में ये लड़ा गया हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। बट यहाँ पर अकबर इस युद्ध में बाद में आता है, पहले उसके सेनापति लड़ते हैं, पहले वैसे भी आर्मी ही यहाँ पर लड़ती है। तो ये भी एक अच्छा युद्ध था, यानी हम कह लें कि ये भी इसमें भी काफ़ी सारी जो रक्त रंजिश है वो हमको देखने को मिली। और इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो यहाँ पर कोई परिणाम इसका नहीं निकला। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल्स की यहाँ पर जीत हुई थी, बट यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है ये यहाँ पर बचकर निकल गए थे इस युद्ध के दौरान। तो ऐसा माना जाता है इसका कोई भी हल नहीं निकला। अब इसमें भी कुछ स्टोरी है, इस युद्ध के पीछे भी कुछ स्टोरी है। तो देखिए अकबर इस समय पूरी तरीके से परिपक्व था। 1576 ईस्वी में अकबर का ही पूरी तरीके से शासन था भारत में, और कई सारे एरिया को उसने कब्जा कर लिया था। पूरे नॉर्दर्न इंडिया हो, मिडाइवल इंडिया हो, यानी जो मध्य भारत है और उत्तर भारत है, उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान वाला जो एरिया है पूरे में अकबर का शासन था। बट क्या होता था, गुजरात इस तरफ है, बीच में पड़ता था राजस्थान, और इस तरफ मध्य प्रदेश या अन्य जो एरिया थे। तो अकबर ने कुछ प्रस्ताव दिया, जो राजपूताना शासन हुआ करता था राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले एरिया में। तो यहाँ पर अकबर ने ये प्रस्ताव दिया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए और आपको यहाँ पर हम मनसबदार का पद दे देंगे, जो कि एक हाई रैंक होती थी अकबर के शासनकाल में। तो कुछ जो राजपूत थे उन्होंने यहाँ पर अधीनता स्वीकार की और वो अकबर के सामने झुक गए। और उसके बाद जो कुछ राजपूतों का सपोर्ट है वो यहाँ पर अकबर को मिल जाता है। उसके साथ ही साथ हमने कल देखा था अकबर ने मैरिज अलायंस भी की है, यानी अकबर ने शादी की थी जोधाबाई के साथ में, जो कि एक राजपूत थी। तो इसलिए राजपूतों का काफ़ी सपोर्ट अकबर को यहाँ पर मिला, और अकबर बिल्कुल जानता था कि अगर हमने यहाँ पर राजपूतों का सपोर्ट नहीं लिया, राजपूतों को हराया नहीं, तो फिर हम यहाँ पर शासन नहीं कर सकते। और राजस्थान इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि गुजरात से ही सारा ट्रेड होता था, और यहाँ पर जब अकबर को गुजरात यानी जाना होता था, कोई भी सामान हो, तो बीच में पड़ता था राजस्थान, और अगर राजस्थान को हम नहीं जीतते तो फिर यहाँ पर घूम कर जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। तो इसीलिए राजस्थान को जीतना, यानी राजस्थान के आसपास वाला जो एरिया है, मेवाड़, मालवा, इन सभी को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बट यहाँ पर क्या होता है,
2-3 शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया, जिनमें थे महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ के जो राजा थे। वैसे तो जो महाराणा प्रताप हैं ये उदय सिंह के बेटे हैं, तो इन्होंने भी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इनका कहना था हम अकबर के साथ युद्ध करेंगे। तो वैसे तो पहले अकबर बहुत ही डिप्लोमेटिक था, यानी उसने पहले बातों से ही जो युद्ध है उसको ये उनको प्रस्ताव दिया कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आपको मनसबदार का पद दे देंगे और आप हमारी अधीनता स्वीकार करें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर अकबर यहाँ पर डिसाइड करता है आक्रमण करना चित्तौड़गढ़ पर। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा। बट ये जो किले थे, राजपूताना जो किले थे, इन पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची ऊंची इनकी दीवारें होती थी और एक काफ़ी बड़े एरिया में ये जो किले हैं वो बने होते थे। तो इसलिए इनको भेद पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर क्या करता है अकबर कि बाहर ही वो यहाँ पर डेरा जमा लेता है चित्तौड़गढ़ पर। और जब आक्रमण होता है तो जो यहाँ पर यानी सलाहकार थे, इस तरफ के राजपूत तरफ के जो सलाहकार थे, उन्होंने उदय सिंह को यह बताया कि आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें, आप यहाँ से दूर चले जाएं और हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। यानी पहले जो आर्मी है वो यहाँ पर युद्ध लड़ेगी। तो उदय सिंह महाराणा प्रताप के साथ वहाँ पर एक अन्य पहाड़ी पर चले जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर इस तरफ से जो यहाँ पर आर्मी होती है, उसका जो कमांडर होता है जयमल राठौर, वो यहाँ पर मुगल्स आर्मी से पहले यहाँ पर मुकाबला करता है और दोनों तरफ से आक्रमण होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जयमल राठौर अकबर के द्वारा निशाना लगाया जाता है, बट उसे पता नहीं होता कि ये जयमल राठौर है, और उसका अकबर का जो निशाना है वो कभी चूकता नहीं था। तो वो वहाँ पर गन उठाता है और उसके बाद वो शूट कर देता है जयमल राठौर को, और जयमल राठौर की मृत्यु के साथ ही फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पर पूरी तरीके से आक्रमण हो जाता है, यानी पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है अकबर का। और अकबर ने फिर यहाँ पर एक एक करके सभी जो व्यक्ति थे इस चित्तौड़गढ़ पर सभी को मरवा डाला था। तो ये एक दाग है अकबर पर, क्योंकि अकबर को एक उदारवादी नेता माना जाता था, उदारवादी मुगल शासक माना जाता था, बट ये यहाँ पर एक कलंक है अकबर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आक्रमण होता है। फिर क्या होता है कि उदय सिंह के जो बेटे हैं महाराणा प्रताप, वो यहाँ पर गद्दी संभालते हैं। और फिर हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो यहाँ पर होता है, बट अकबर के पास एक बड़ी आर्मी होती है, तो इस युद्ध को जीत पाना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन जो महाराणा प्रताप के पास छोटी सी सेना थी, उसके साथ ही उन्होंने मुकाबला किया। और महाराणा प्रताप की ओर से जो यहाँ पर महाराणा प्रताप को सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था अफ़गानियों का। तो अफ़गानी और मुगल्स, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मुगल्स हैं, अफ़गानी हैं, ये आपस में बहुत ही बड़े विरोधी हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी अफ़गानी था और उसको बाबर ने हराया था, इसलिए इनकी दुश्मनी है जो बहुत ही पुरानी है। इसलिए अफ़गानियों का सपोर्ट महाराणा प्रताप को था, उसके साथ कुछ जो ट्राइबल लोग थे उनका भी सपोर्ट महाराणा प्रताप को था। बट यहाँ पर अकबर क्या करता है, अकबर के द्वारा एक डिप्लोमेसी खेली जाती है। अकबर के सपोर्ट में जो राजपूत थे उन्हीं में था मान सिंह। तो मान सिंह को सेनापति बनाया जाता है, यानी मान सिंह सेनापति होता है अकबर की तरफ से आर्मी का, और मान सिंह ही आर्मी को लीड कर रहा होता है। और मान सिंह ही पहले जाता है यहाँ पर बैटल में, और इधर होती है महाराणा प्रताप की आर्मी। तो महाराणा प्रताप की छोटी सी आर्मी इधर होती है। फिर यहाँ पर मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। तो पहले बहुत ही ज़्यादा अटैक मोड पर हमला करते हैं जो भी यानी महाराणा प्रताप की ओर की जो आर्मी होती है वो यहाँ पर एक ऑफेंसिव अटैक करती है पहले से ही। और महाराणा प्रताप को ये पता होता है कि अगर हमने यहाँ पर मान सिंह को नहीं मारा, मान सिंह पर हमला नहीं किया, सेनापति को नहीं मारा, तो हम यहाँ पर जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो बहुत ही बड़ी है। और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से आक्रमण होता है महाराणा प्रताप की ओर से, और वो जीतने वाले होते हैं। यानी उन्होंने कई सारे मुगल्स की आधी सेना को लगभग समाप्त कर दिया था। बट इसी समय क्या होता है कि अकबर की यहाँ पर एंट्री होती है, और अकबर भी एक अपनी बड़ी मुगल्स आर्मी के साथ इस युद्ध में आ जाता है। और उसके साथ ही फिर यहाँ पर हार निश्चित होने लगती है महाराणा प्रताप की। तो फिर महाराणा प्रताप क्या करते हैं, वो सीधा मिडल में अटैक करते हैं, क्योंकि मुगल्स की जो आप युद्ध पद्धति देखेंगे तो वहाँ पर लेफ़्ट सेंटर राइट, यानी पहले लेफ़्ट राइट इधर होता था और सेंटर बीच में थोड़ा सा पीछे होता था। इस प्रकार से युद्ध लड़ने की प्रणाली थी। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, वो सीधे यहाँ पर सेंटर की ओर जाते हैं, सेंटर की ओर भागते हैं। और उनका जो भाला था, उनके हाथों में जो भाला उन्होंने ले रखा था, सीधे ये जो मान सिंह है हाथी पर बैठा होता है,
तो मान सिंह सीधे आक्रमण करते हैं और ये इतनी तेजी फोर्स से आक्रमण करते हैं। एक फिल्मी सीन आपको देखने को मिलता है, वो हाथी पर थे और महाराणा प्रताप घोड़े पर थे और ये यहाँ पर घोड़ा हवा से बातें करता है और उसी समय ये इस भाले से आक्रमण कर देते हैं मान सिंह पर। और ये भाला का जो आक्रमण था इतना तेज था कि भाला महावत को भेदते हुए पीछे जाता है, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ये जो निशाना है वो मिस हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था महाराणा प्रताप के द्वारा लिया गया, क्योंकि फिर इन्हें मुगल्स आर्मी के द्वारा घेर लिया जाता है। तो इनका जो साथी था महाराणा प्रताप का, उसने इनसे कहा कि आपका ज़िंदा रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना मुकुट हमको दे दें और आप यहाँ से तुरंत निकलिए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ पर मुकुट ले लेता है इनका जो साथी है। और फिर ये अपने घोड़े चेतक, तो इनके घोड़े का क्या नाम था, चेतक, जिसकी कई कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। तो फिर महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर वापस बहुत ही तेज़ी से जो चेतक है वो यहाँ पर इनको लेकर दौड़ लगा देता है और मुगल्स आर्मी इनके पीछे पड़ जाती है। उनको पता चल जाता है कि महाराणा प्रताप यहाँ से बच के जा रहे हैं। और फिर ये तभी रुकता है चेतक जब ये अपने जो भी अपने मालिक हैं उनको एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है, क्योंकि खाई पार करते समय ही इनके जो घोड़े की मृत्यु हो जाती है, चेतक की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप सेफ स्थान पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जितने कई सालों तक फिर ये अकबर के लिए सरदर्द बने रहते हैं और बाहर से ही ये गुरिल्ला युद्ध भी वहाँ से लड़ते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध रहा इसका कोई परिणाम नहीं रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप यहाँ से बच के जा चुके होते हैं। और ये एक बहुत ही वीरता से यहाँ पर लड़ते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये दो ऐसे युद्ध थे इम्पोर्टेंट भारतीय हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में, जिन्होंने इतिहास को काफ़ी कुछ बदल दिया। तो ये ऑल ओवर लेक्चर था हमारा आज की क्लास का। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए ये युद्ध भी हमने कंप्लीट कर लिए और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और फिर कुछ ही दिनों बाद हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।